You see long-term stressors in relationship. अगर कोई रिलेशनशिप में परेशान है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, फैमिली में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, फ्रेंडशिप में, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से रिलेशनशिप में परेशान हैं. तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, स्ट्रेसर्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, लाइफ चैलेंजेस. द अनदर रीजन, डिप्रेसिव फीलिंग मीन्स लो मोटिवेशन, फटीग, ओवरवेलमिंग सैडनेस और गिल्ट, ये क्रिएट होता है. नेगेटिव थॉट्स अबाउट आवर सेल्फ, अबाउट अदर्स, अबाउट फ्यूचर एंड वर्ल्ड. अवॉइडेंट, पैसिव और आइसोलेटेड बिहेवियर. फर्दर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस. एंड ऑल दीज थिंग्स क्रिएट अ काइंड ऑफ लूप, जिसके अंदर लोग काफी घिर जाते हैं. तो डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जिसमें इनविजिबल वॉल्स होती हैं और हम उन इनविजिबल वॉल्स के बीच में होते हैं. बहुत सारे लोग अपने ट्रॉमा को ओवरकम नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप के इश्यूज को ओवरकम नहीं कर पाते, और वो कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद उनको करना नहीं आता, शायद उनकी कंडीशंस इस तरह की नहीं होती, शायद वो इग्नोर करते हैं. तो एक लूप में लूप के अंदर कैद होते हैं, लूप के अंदर अरेस्ट होते हैं, और वो लूप में अरेस्ट होकर के वो धीरे 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 डिप्रेसिव फेज में जाते हैं. वन इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बहुत जरूरी है, जैसा मैंने पॉप साइकोलॉजी की बात की, ये फैक्ट को अंडरस्टैंड करिए. सैडनेस इज द कॉमनेस्ट इमोशन. सैड होना कोई इशू नहीं है, इट्स वेरी कॉमन. इट्स अ कॉमनेस्ट इमोशन फेल्ट बाय एवरीवन. इट बिकम्स डिप्रेशन ओनली व्हेन इफ बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, अगर उसकी सैडनेस की ड्यूरेशन लॉन्ग है. कोई सैड ही है, हमेशा ही सैड है, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसको सैडनेस है, तो इंपॉर्टेंट है. फिर अब इंपॉर्टेंट बात है कि फिर उसको देखने की जरूरत है. परवेजिव है. परवेजिव का मीनिंग है कि वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में, मतलब वो टॉकीज में जाकर बैठ रहा है तो भी सैड है, वो टेम्पल में जा रहा है तो भी सैड है, वो पब्लिक में जा रहा है तो भी सैड है, वो इनसाइड द हाउस है, देन ही और शी इज सैड. दिस इज कॉल्ड परवेजिवनेस. मीन्स कोई भी परिवेश हो, कोई भी एनवायरनमेंट हो, वहां सैड है. किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, ओवरऑल मतलब कंप्लीटनेस में वो सैड है. क्वालिटी, जो इमोशंस की क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, उसमें भी सैडनेस है, उसमें भी स्लोनेस है. एंड डिसफंक्शन, बिकॉज ऑफ दिस सैडनेस, उसको कई सारे डिसफंक्शंस हैं. उसका परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं है, ही इज नॉट एबल टू डू इन प्रॉपर मैनर. तो उसके ऑफिस से शिकायत हो, वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, फैमिलियल कंडीशंस ठीक नहीं है, वो भी डिस्टर्ब हुई. तो मैं यहां रख दीजिए, मैं ले लूंगा. तो ये अलग अलग, सैडनेस अपने आप में इशू नहीं है. इशू है उसके ड्यूरेशन, उसकी परवेजिवनेस, उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और उसकी वजह से जो डिसफंक्शन क्रिएट हुआ है इन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, then it is problematic, right? Now I am going to play a very important Deepika's story. Her father phoned recently went public on how she has battled depression. Many were surprised that it was also the period she was shining the brightest in Bollywood. The actress talks to Barkha Dutt about her battle and also why she felt it was important to speak up and rid depression of any stigma so more people can come forward and seek help. Deepika, thank you. And I say thank you because this is not
about a movie. This is not about entertainment. This is not a promotional program. This is intensely personal to you. And at the best of times, even those of us who are less in the public eye are scared to go public with something this personal. So before we talk about what you actually went through, why is it important for you to talk to a larger audience? Why I chose to speak up. I think is because if in doing so, if I can impact even one life, because I lost a friend a couple of months ago, and so for me, I think if I can impact even one life in this entire process of speaking up and letting people know that you know what, it's something that I've been through. And something that I could deal with because I had a fantastic support system. And I think which is why it's important that my mother's here for me today because she's the one who sort of encouraged me. I mean, I realized something was wrong. I realized that I was being different. I couldn't pinpoint what the issue was. What did you feel exactly? Um, so it all started on the 15th of Feb last year when I suddenly woke up one morning and where I'd won all my awards and all the appreciation for 2013, everything had happened. It was a great time, and obviously everyone's going to think like, why is she depressed? She's got everything going for her. But I woke up one morning just feeling empty, like this pitish feeling in my stomach. I woke up like feeling directionless. I didn't know where to go. I didn't know what to do. I'd had these bouts of feeling so low that I'd just start crying at the drop of a hat. And luckily at that time, they'd come and they come every few months and spend some time with me. And actually, that was the day that I think a day or two after that they were leaving or something like that. And they were getting ready to go to the airport, and I usually, go and sit with them in the room before they leave. And I started crying, and so she said, "Oh, are you okay?" And like, "Are you?" I know because it's always tough to leave family. It's tough. So she thought maybe it's one of those, like, "Don't worry, we'll be back soon," sort of thing. And I kept crying, and I think she could sort of sense that something was wrong. She asked me if it had something to do with my personal life. She said, "Is it your work? Has someone said something to you?" And it was none of these reasons. And she sort of sensed that something was wrong, and I think she changed her ticket. And then she said, "You know what?" She told my dad. She said, "You carry on because we have a younger sister also who they have to take care of." And that went on for almost a month. And she'd never leave my side. She was just with me all the time. But the time before that, before she realized, and before, so I would keep crying. I couldn't understand what was happening to me. There were times where I'd feel okay, and there were times where I'd feel really low, including airports. I'd board a flight and land somewhere, and I remember attending a conclave exactly this year last time, and that was the first initial days. And I'd cry in my room, and then I had to go down and give this talk in front of so many people, and with a smile on my face, like everything's okay. And that entire session was about being number one. And I was sitting in my room crying, and then here I have to go and talk about achieving everything that I have, and then I had to fly back, and then I'd land, and again I had to like lock myself up in a bathroom and cry because there's just so many people looking at you all the time. Did you ever end up just losing control in front of people as well on set during a shoot? No, even on set, I'd go to my van and cry, or you know, sometimes being out around people helped, but sometimes it didn't help. Again, I don't think that's in my control, and I don't think that it's in control of the people who are surrounding me either. Yeah. Went abroad for an award show. I thought, going all the way to America, maybe I'll just feel better just getting away. Again, when I was out and about and with people, I'd feel okay. When I came back to my room, I wouldn't feel okay. There were days when I'd wake up and feel like it was just too exhausting. It was just too exhausting. I didn't want to wake up. There were days where I just wanted to be in bed, just sleep, not wake up. It's difficult to talk about, isn't it?
ओके, सो ये दीपिका की स्टोरी थी एंड नाउ शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री फॉर मेंटल हेल्थ related issues. She's running a very good organization, NGO also, Live, Love and Laugh. And through this organization, she's working for the dissemination of right information, providing the proper treatment in the areas of mental health and mental illnesses. So, what is depression? Clinically, when we are going to talking about the clinical understanding of depression, so depression a disabling disorder associated with substantial emotional misery, severe interpersonal disruption, debilitating neurovegetative symptoms, and increased risk of physical illness and death. So it's a emotional misery, severe interpersonal disruption, emotions पर impact है, interpersonal relationship पर impact है, न्यूरोवेजिटेटिव सिम्टम्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फिजिकल इलनेस एंड डेथ. एज आई टोल्ड यू बिफोर, एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ऑफ माई लेक्चर, देयर आर 3 issues in world responsible for excessive morbidity and mortality, and depression is on 3, which will achieve the rank 2 up to 2030. So depression is an intrapsychic disorder. It also significantly disturbs the lives of those close to the sufferers. जो उसके करीब हैं, जो सफरर्स के करीब, उनकी लाइफ को भी डिप्रेशन अफेक्ट करता है. डिप्रेशन इज फ्रीक्वेंटली अ क्रॉनिक एपिसोडिक मूड डिसऑर्डर दैट कैन लास्ट फॉर मंथ्स. इट्स अ मूड डिसऑर्डर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर, ओके, दैट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स एंड इवन आफ्टर रिकवरी इट कॉमनली रिअकर्स. ये बार बार लौट कर भी आता है, रिलैप्सेस होते हैं, बार बार लोग डिप्रेशन की कंडीशन में जाते हैं. सो याद रखने की ज़रूरत है कि एक मूड डिसऑर्डर है, एंड मूड अगेन ये बहुत ही कॉमन वर्ड है. तो मूड और अफेक्ट में व्हाट इज़ मूड एंड व्हाट इज़ अफेक्ट, इसके मीनिंग्स आपको समझ में आने चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर मेडिकोज. आपको इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ मूड, जिसका हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने कन्वर्सेशन में. मेरा मूड ख़राब हो गया, मुझसे बात मत करो, मेरा मूड नहीं है आज, है ना. बट इन साइकियाट्री, इन साइकोलॉजी, मूड क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है. सो इन जनरल कन्वर्सेशन, फीलिंग, इमोशंस, मूड, अफेक्ट आर इंटरचेंजेबल. बहुत यूज़ होते हैं, ये इंटरचेंजेबल हैं, कहीं भी कोई भी वर्ड को यूज़ कर लेते हैं, बट नॉट इन साइकोलॉजी. ईच हैव ए स्पेसिफिक मीनिंग. साइकोलॉजी में फीलिंग का एक मीनिंग है, इमोशन का एक मीनिंग है, मूड का एक मीनिंग है, और अफेक्ट का भी एक मीनिंग है. तो ये साइकोलॉजिकल एजुकेशन है, इट्स अ काइंड ऑफ साइको एजुकेशन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ. आई ट्राई टू एजुकेट यू व्हाट आर द रियल मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. ओके, सो फीलिंग, जो इसको हम फीलिंग बोलते हैं, फीलिंग क्या है? फीलिंग इज योर पर्सनल सब्जेक्टिव रिएक्शन टू एन एक्सपीरियंस विच कैन बी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट. कोई भी घटना हुई, कोई भी घटना होने पर आपका जो रिएक्शन आया, वो घटना आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, उस पर जो आपका रिएक्शन है वो आपकी फीलिंग है. इट इज़ हाउ यू कॉन्शियसली इंटरप्ट एन इमोशनल स्टेट. यू माइट से यू फील एंशियस, फील लो और फील एक्साइटेड. कोई भी एक न्यूज़ आई, वो न्यूज़ को सुन करके आपने काफ़ी एक्साइट फील किया, या कोई भी न्यूज़ को सुन करके आपने लो फील किया, है ना. तो ये फीलिंग माने ये आपकी एक मेंटल स्टेट है जो किसी भी सिचुएशन को लेकर के, कोई भी इवेंट को लेकर के आपके माइंड को एक कलर देती है. ओके, आप फील जो करते हैं तो पर्सनल सब्जेक्टिव रिएक्शन है, वो आपका जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो एक्सपीरियंस पर आपका क्या सब्जेक्टिव रिएक्शन होगा, वो फीलिंग होगी. दिस फीलिंग्स अराइज फ्रॉम इमोशंस. इमोशंस थोड़ा बड़ा है, सो ब्रॉड टर्म. इमोशंस से फीलिंग्स जनरेट होती हैं. ओके, दिस फीलिंग्स अराइज फ्रॉम इमोशंस विच आर मोर इमीडिएट, एंड फिजियोलॉजिकल इमोशंस आर द बॉडीज स्ट्राइड अप रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन लाइक आपके हार्ट रेट में चेंज आएंगे, है ना. आपको फियर हो सकता है, आपको रश ऑफ वार्मथ जब आप हैप्पी होंगे,
तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक अलग तरह की वार्मनेस फील होगी, ठीक है। और टेंशन व्हेन स्ट्रेस, तो आपको जब आपका फियर होगा तो आपका हार्ट बहुत तेजी से चलेगा। आप जब खुश होंगे, वार्मनेस होगी, तो आपको एक अलग तरह की फीलिंग होगी, अलग तरह का इमोशन होगा। और जब टेंशन में होंगे तो आप अपने आप में स्ट्रेस्ड या स्ट्रेस में होंगे तो आप टेंशन में फील करेंगे आप अपने आप को। दे हेल्प यू रिएक्ट, अडॉप्ट और प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो इमोशन ये समझ लें कि एक बिग बॉक्स है, और उस बिग बॉक्स में से रिपल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट रिपल्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग आती हैं, वो फीलिंग्स होती हैं। तो फीलिंग्स जो आती हैं वो इमोशन के बिग बॉक्स में से एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग फीलिंग्स आती हैं। बट व्हेन वी जूम आउट एंड लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, टू मेजर इमोशनल कंस्ट्रक्ट स्टैंड आउट: मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो थिंक ऑफ मूड एज द इमोशनल backdrop against which your thoughts and experience play out. It is, तो बेसिकली इमोशनल बैकड्रॉप है ये, और ये परवेजिव होता है। माने आपको कोई इमोशन आया, कोई भी इमोशन ने आपके एंटायर थॉट, फीलिंग और बिहेवियर को अफेक्ट कर लिया, वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड परवेजिव। इट कलर्स एवरीथिंग, सब चीज को वो कलर करता है। अगर कोई हंस भी रहा है, अगर आपका मन नहीं है तो आपको हंसी नहीं आ रही। अगर कोई आपको गिफ्ट भी दे रहा है, अगर आपका मन नहीं है तो आपने रिसीव नहीं किया। अगर कोई आपको बर्थडे में बुला रहा है, आपका मन नहीं है तो आप बर्थडे में नहीं गए। अगर आपको क्लास जाना था, आपका मन नहीं है, आज आप क्लास भी नहीं गए। दिस इज कॉल्ड परवेजिवनेस, जो सारे एस्पेक्ट को एक नेगेटिव कलर दिया या पॉजिटिव कलर दिया। तो इट कलर्स एवरीथिंग, बी इट योर इंटरेक्शन। आपके इंटरेक्शन में मालूम पड़ेगा। आप थोड़ा, कई लोग बोलते हैं ना, बड़ा लो फील, आपको लो साउंड कर रहे हो, क्या लग रहा है? आज ऐसा लग रहा है शायद आपने नहाया भी नहीं है, ये कल वाली शर्ट आज आप पहनाए। तो ये जो है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, माने आपके इंटरेक्शन को, आपके परसेप्शन को और आपके एनर्जी लेवल को अफेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड परवेजिवनेस। सस्टेन्ड, ये थोड़ा लंबा चलता है, ये कंटिन्यू करता है। इट लास्ट फॉर आवर्स, फॉर फ्यू डेज, मैनी डेज, ओके, एंड इवन लॉन्गर रादर देन अपियरिंग मोमेंट टू मोमेंट। तो माने ये मूड इस तरह का नहीं है कि वो अभी खराब था और अभी फिर अच्छा हो गया, ये नहीं है। दिस इज नॉट मूड। मूड एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, ठीक है। तो एक इंट्रासाइकिक प्रोसेस है जो लंबे समय तक चलती है। लंबे समय तक रहने पर ये आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को कलर देती है, एंड दिस इज कॉल्ड मूड। एंड इट्स सब्जेक्टिव। एक ही सिचुएशन में लोगों का अलग अलग तरह का मूड हो सकता है, सब्जेक्टिव। कुछ लोग इरिटेबल हो सकते हैं, कुछ लोग अलग और दूसरी चीज लो फील कर सकते हैं। अब प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ मूड, अगर हम मूड को देखेंगे, साइकियाट्री में जब हम मूड को देखते हैं तो इसकी हम इंटेंसिटी देखते हैं, माने वो कितना माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर कोई सैड है तो सैडनेस माइल्ड लेवल की है, मॉडरेट लेवल की है या सीवियर लेवल की है। उसका ड्यूरेशन क्या है, हाउ लॉन्ग इट हैज लास्टेड, कितने लंबे समय से वो सैडनेस है, एंड फ्लक्चुएशंस कितने हैं, इज इट स्टेबल और डज इट वेरी, वो एक जैसी रहती है या अप्स एंड डाउन्स उसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मूड इज लाइक ए क्लाइमेट, एक तरह का मौसम है ना, स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो एक तरह का मौसम है, जैसे बारिश का मौसम कुछ मंथ्स रहता है, हर मौसम कुछ मंथ्स रहता है, वैसे ही मूड कुछ ड्यूरेशन है, सर्टेन ड्यूरेशन में एक तरह का क्लाइमेट है जो एक सर्टेन ड्यूरेशन तक रहता है, ठीक है। एंड अफेक्ट क्या है? अफेक्ट इन कॉन्ट्रास्ट, अफेक्ट इज द इमीडिएट इमोशनल एक्सप्रेशन, तुरंत से इमीडिएट इमोशनल एक्सप्रेशंस। आप अगर सैड हैं और उस सैडनेस, उस सैड क्लाइमेट में आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रिएक्शन दे रहे हैं, ओके। जैसा वो एक गजल है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बहुत सारे लोग अंदर से परेशान होते हैं, तो अंदर से जो परेशान होते हैं माने वो अंदर से उदास है, माने उनका मूड सैड है, लेकिन जब वो पार्टी में गए तो वो हंस रहे हैं, वो ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं कुछ। तो वो जो ज्यादा ही मुस्कुराना है वो अफेक्ट है, राइट। अंदर से जो परेशान है वो मूड है। कंडीशन ठीक नहीं है, घर में हस्बैंड से लड़ाई हुई है,
बच्चा नहीं सुन रहा है, बहुत मुश्किल में है, क्राइसिस में है, अभी बहुत लड़ाई होकर के आए हैं, बड़ी मुश्किल से मेकअप वेकअप किया, ये करके अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, घर जाके फिर वही तबाही होनी है, मालूम है। लेकिन वो उतना ड्यूरेशन में, वो पार्टी के ड्यूरेशन में, वो जो एक्सप्रेशन है, वो पार्टी के ड्यूरेशन का एक्सप्रेशन इज द अफेक्ट, राइट। तो अफेक्ट में भी फुल विद इन नॉर्मल रेंज, ठीक है। अफेक्ट में भी कंस्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, ब्लंटेड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ हो, और फ्लैट भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंटली अफेक्ट कैन बी कॉन्ग्रुएंट, माने मूड के अकॉर्डिंग अफेक्ट बनते हैं, और इनकॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट माने किसी के यहाँ अगर आप जनरली स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा होता है कि उसका मूड इनकॉन्ग्रुएंट होता है, माने किसी के यहाँ वो शादी में गए और शादी में जाकर के वो सैड हो गए, या किसी के यहाँ बर्थडे में केक कट रहा है और केक कटने में ही स्टार्टेड क्राइंग, तो ये इनकॉन्ग्रुएंसी इन मूड। लाइक किसी के यहाँ वो डेथ में गए और डेथ में जाकर बोल रहे हैं मर गए, बहुत अच्छा रहा, चलो बहुत बढ़िया रहा, दिस इज इनकॉन्ग्रुएंसी इन मूड। तो वो डेथ का जो मूड होना चाहिए वो अपने उस मूड को डेथ की सिचुएशन में चेंज नहीं कर पाए, देन दिस इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंसी इन अफेक्ट। In essence, mood is a sustained internal emotional state. To understand what is mood, mood is the sustained internal emotional state. एक लंबे समय तक रहने वाली इमोशनल स्टेट है, ठीक है, इंटरनल इमोशनल स्टेट है। वाइल अफेक्ट इज अ मोमेंट्री आउटवर्ड इमोशनल एक्सप्रेशन। जो अफेक्ट है वो मोमेंट्री है, आउटवर्ड इमोशंस का एक्सप्रेशन है, राइट। रिकॉग्नाइजिंग दिस डिफरेंस नॉट ओनली enriches psychological assessment but also deepens our personal understanding of how we feel versus how we show it. क्या फील करते हैं और क्या शो करते हैं, बस यही मूड और अफेक्ट है। फील करते हैं वो मूड है, शो करते हैं वो अफेक्ट है। तो डिप्रेशन बेसिकली इज अ डिसऑर्डर ऑफ मूड एंड द प्रिवलेंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवलेंस ऑफ डिप्रेशन, फर्स्ट थिंग, डिप्रेशन कैन हैपन टू एनीवन, किसी को भी हो सकता है, दीपिका से लेकर के और मेरे तक किसी को भी हो सकता है। पहली चीज, अप्रॉक्स 5.7% ऑफ एडल्ट्स वर्ल्ड वाइड, अबाउट 332 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम डिप्रेशन। पूरे वर्ल्ड में 332 मिलियन पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। वीमेन आर मोर वल्नरेबल in comparison to male because this is an intrinsic kind of disorder. So women are more vulnerable, 1.5 times more common among the women instead of men in comparison to men. As per the National Mental Health Survey 15-16, the prevalence of depression in India was 1.4%. Prevalence is 1.4%. 2.7% population suffering in any given time means 3.6 crore. This is the data of 2015-16. So it's a pre-COVID data. So 10 years before. अभी ये डाटा बहुत चेंज हुआ है. And new mental health survey, National Mental Health Survey is going on by NIMHANS. तो अभी वो within 1 or 2 years उसकी फाइंडिंग्स आएंगी. तो अभी जो नई फाइंडिंग्स आएंगी उसमें हमको मालूम पड़ेगा कि डिप्रेशन के केसेस, डिप्रेशन का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है. एंड डिप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ सुसाइड. इटियोलॉजी होता क्यों है, ये उदासी कहाँ से आती है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिप्रेशन. तो ये इसका कोई एक रीजन नहीं है. इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, genetic, environmental and psychological or social factors also. No single cause exists. Instead of, it's often explained by diathesis stress model where vulnerabilities interact with triggers. अगर कोई ट्रिगर है, मैं ठीक चल रहा हूं, बढ़िया चल रहा था, कुछ नहीं, मेरे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनका जॉब छूट गया. अब वो जॉब छूटने ने उनके लिए ट्रिगर का काम किया, तो ये डायथेसिस है, माने उनको ट्रिगर करता है. अगर वो ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं है देन दे आर ओके. लेकिन अगर उनको ट्रिगर कर गया, कोई इशू हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई लॉस हो गया, देन फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं. बहुत सारे लोगों को ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिप्रेशन के लिए. एंड देयर आर सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज इनसाइड द ब्रेन. द
और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन डिप्रेशन में एक डिफरेंट तरह का रोल प्ले करने लगते हैं. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. जनरली हम जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो आगे का हिस्सा है, शोइंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन डिप्रेशन, ये देखते हैं कि उसके अंदर कुछ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आए. इन अमेगडाला एक्टिविटीज हायर इन डिप्रेशन, वो एक्टिवेट हो जाता है डिप्रेशन. वाइल इन थैलेमस अफेक्टेड इन बाइपोलर डिसऑर्डर, बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें डिप्रेशन और मेनिया दोनों रह सकता है, उसमें थैलेमस अफेक्ट होता है. एंड हिप्पोकैम्पस स्मॉलर इन सम डिप्रेस्ड पीपल एंड स्लगिश प्रोडक्शन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स आल्सो रजिस्टर्ड. So these 4 areas of brain, mainly changes in these 4 areas of brain is responsible for depression. And some biological other factors are neurotransmitter, the theory of neurotransmitter. These 3 neurotransmitters are the neurochemicals responsible for neural actions or responsible for signaling between the neurons. And these 3 important neurotransmitters like serotonin, norepinephrine and dopamine play a significant role in mood regulation and depression. Okay, hormonal changes during the pregnancy period, postpartum, menopausal period and thyroid issues also triggers the symptoms of depression. While in chronic stress, elevated cortisol potentially damaging the neural structure इन मूड रिलेटेड ब्रेन एरियाज. तो क्रॉनिक स्ट्रेस में कॉर्टिसोल की वजह से, बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल एलिवेट होने की वजह से न्यूरल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी डैमेज होकर के कुछ डिप्रेशन की सिचुएशन या डिप्रेशन की कंडीशन जिसकी वजह से होने लगती है. जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, डिप्रेशन शोज मॉडरेट इनएबिलिटी हेरिडिटी विथ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल फेसिंग 2 to 3 टाइम हायर. अगर मदर को है, फादर को है, दीज आर द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, तो 2 to 3 टाइम्स पॉसिबिलिटीज हैं, हायर पॉसिबिलिटीज हैं कि बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है. ट्विन स्टडीज इंडिकेट 40 to 50% कंकर्डेंस फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस. तो जीन्स अलोन डोंट डिटरमाइन आउटकम्स. तो मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक ट्विंस में भी जो कंकर्डेंस है वो भी 40 to 50% हम लोग ट्विंस स्टडीज में देखते हैं. सम एनवायरमेंटल ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्यूट लाइफ इवेंट, अगर लाइफ में कुछ हुआ, आपने किसी से लोन ले लिया, आजकल बहुत होता है, ऑनलाइन लोन ले लिया, कोई ऐप लोड कर लिया, उस ऐप लोड करके ऑनलाइन लोन ले लिया, एक साथ लोन मिल गया, बहुत सारे पेपर्स में आती हैं आए दिन खबरें, उसको वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, लोन को वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है. उसने कुछ किया कि उसका कुछ फोटो वोटो मॉर्फ करके एआई से फोटो वायरल कर दिया, उसकी वजह से डिप्रेशन हुआ, सुसाइड कर लिया. तो ये तो बहुत बड़ी बात है. इतनी छोटी सी बात कि मदर ने अगर बोला कि मोबाइल नहीं देना है, मोबाइल मत देखा करो, उतने में बच्चों को डिप्रेशन होने लगता है, उतने में जाकर के बच्चे सुसाइडल होने लगते हैं. तो एक्यूट लाइफ इवेंट लाइक लॉस, ट्रॉमा और मेजर चेंजेस प्रेसीड्स मोस्ट डिप्रेसिव एपिसोड्स, often 2.5 times more common in affected people. चाइल्डहुड एडवर्सिटीज, अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई चाइल्डहुड इशू है इस तरह का जो जिसकी वजह से कि चाइल्डहुड एज में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, एब्यूज़ हुआ है, निगलेक्शन है, पेरेंटल मेंटल इलनेस है, फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, तो इसकी वजह से भी ये एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं. एंड क्रॉनिक स्ट्रेस फ्रॉम ऑनगोइंग हार्डशिप एम्प्लीफाइज दिस इफेक्ट्स.